नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू के इस क्लास में, वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे कोशिका से संबंधित कुछ विषय वस्तु पर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि कोशिका के संबंधित जो ऑर्गेनल है, कोशिका से संबंधित जो ऑर्गेनल है, जैसे राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसे बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा जो प्रोटोप्लाज्म हो गया और भी राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या यूज होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे जब हम चलेंगे तो आगे हम देखते हैं कि एक और भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है जिसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी इसका जो है, गोल्जी बॉडी जो है, इसकी खोज किया था किसने? इसको खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, इन्हीं के नाम पे कैमिलो गोल्जी ने इसको खोजा था। इन्हीं के नाम पे इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया। जैसे यह सेल है, सेल के अंदर यह गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। जैसे हमारी सेल के अंदर बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके अलावा जो है और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स हो गए, उनकी पैकेजिंग करना, उनको स्टोर करना, उनको सिक्रेशन करना, यानी उनका श्रावण करना, यानी उन्हें स्रावित करना, ये सारा काम जो होता है गोल्जी बॉडी का होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल को एक जगह से पकड़कर दूसरी जगह पहुंचाना, चाहे ले जाना हो चाहे ले आना हो, यह सारा काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। मेन काम इसका होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि माइक्रो मॉलिक्यूल हो गए, जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, और भी दूसरे मॉलिक्यूल होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पैकेजिंग करना, इनको सीक्रेट करना, यानी कि इनका श्रावण करना, और साथ ही साथ इनका जो है स्टोरेज करना, इसका काम होता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट होता है, कभी बहुत ही प्यार से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्लाइकोप्रोटीन। अब आप लोग अगर पढ़े होंगे वो चैप्टर जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, जिसमें हमने ग्लाइकोजन के बारे में बात किया था और प्रोटीन के बारे में बात की थी। ग्लाइकोप्रोटीन यानी एक हो गया प्रोटीन, दूसरा ग्लाइकोजन, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब मिलते हैं तब ग्लाइकोप्रोटीन की तरह ग्लाइकोप्रोटीन नाम के मटेरियल का निर्माण होता है। इसी तरह आप लिपोप्रोटीन भी सुने होंगे। लिपोप्रोटीन में क्या होता है? लिपिड यानी फैट और प्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, इन सारी चीजों का जो होता है निर्माण का काम भी यहीं पे होता है। तो ग्लाइकोलिपिड, इसके अलावा एक और शब्द होता है ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, यानी कि हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड बोले तो फैट। तो ग्लाइकोलिपिड हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इनका निर्माण भी कौन करता है? ये गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है, और साथ ही साथ जो होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि फैटी एसिड हो गया, आपका जो होता है प्रोटीन हो जाएगा, आपका जो होता है न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसकी पैकेजिंग करना, इसका सिक्रेशन करना, श्रावण करना, यानी इनको स्रावित करना, ये सब किसका काम है? गोल्जी बॉडी का काम है। गोल्जी बॉडी की खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है? यह बनाता है। ग्लाइकोलिपिड कौन बनाता है? यह बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ओवरऑल जो है हम पहली वीडियो और इस वीडियो में लगभग सारे ऑर्गेनल के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है। अब बात हम करेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जो होता है क्रोमोसोम जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र की जब भी बात की जाएगी तो गुणसूत्र हमेशा न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। जैसे यह हमारी एक सेल है, सेल को ऐसे बना देते हैं, एक टेम्परेरी सेल। ये बन क्यों नहीं रही है? सेल बन गई सेल, ठीक है। यह एक सेल है, इसके अंदर जो है यह होता है हमारा न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, बाकी ऑर्गेनल को भूल जाइए, बड़ा सा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर एक ऐसा जो है धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ये धागे नुमा संरचना होती हैं, ठीक है, ये धागे नुमा संरचना हो गई।
इसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क यानी क्रोमेटिन जालिकाएं। ये क्रोमेटिन जालिकाएं जो बनी होती हैं यह हिस्टोन प्रोटीन से बनी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनी होती हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। अब इस तरह हमारी इस कोशिका के अंदर, सेल के अंदर एक क्रोमेटिन नेटवर्क ऐसे तैर रहे हैं। कहां पर है? न्यूक्लियस के अंदर। ये जो सेल का न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, इसके अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि सेल को डिवाइड होना पड़ता है, और जब सेल को डिवाइड होना पड़ता है तो सेल को जब डिवाइड होना पड़ता है तो मैं इसको यहां ना करके मैं दूसरे पेज पे करना चाहूंगा, इसको मैं इस वाले पेज पे करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। ये जो है न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो है हमारा एक सेल है, सेल के अंदर ये जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जो है क्रोमेटिन नेटवर्क है। ये धागे नुमा उलझी हुई संरचना है। कभी कभी आप लोगों का ईयरफोन भी ऐसे ही उलझ जाता था, जिसे सुलझाने में बहुत टाइम लगता था और आपके मन में भड़ास निकलती थी, ये क्यों नहीं सही हो रहा है। ये असल में दिमाग उलझा होता है, आपका जो है ईयरफोन नहीं उलझता है। ठीक है, वो मैट्रिक्स मूवी में नहीं बोलता है कि चम्मच नहीं मोड़ा जा रहा है, दिमाग मोड़ा जा रहा है, यू मतलब बेंडिंग योर माइंड नॉट स्पून, ऐसे कुछ बोला था ना मैट्रिक्स मूवी में। देखिएगा, काफी अच्छी मूवी है, वही बात है। चलिए आगे चलते हैं। अब जब ये सेल डिवीजन होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। हिस्टोन नाम के प्रोटीन से क्रोमेटिन नेटवर्क बने होते हैं। जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्या करते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क धागे जो हैं ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे। ये धागे जो है ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, लास्ट में जो ये धागे जो होते हैं ऐसे बन जाएंगे, एकदम कंसोलिडेट होके, मजबूत होके, दृढ़ होके एक रॉड के तौर पे आ जाएंगे। ऐसा ही दूसरा भी क्रोमोसोम ऐसे ही करेगा, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। और जब ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाते हैं, तब यह पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है। यह एक पेयर क्रोमोसोम हो गया। अब इस एक पेयर क्रोमोसोम को क्या किया जाएगा, एक पेयर क्रोमोसोम को जब हम खोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कहां गया, थोड़ा सा इसको मैं सुंदर बना देता हूं। तो हम यहां पे देखते हैं कि जब सेल के न्यूक्लियस के अंदर का क्रोमेटिन नेटवर्क जब सेल का डिवीजन होने वाला होता है तो सेल के न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, क्रोमेटिन जालिकाएं जो होती हैं, वह दृढ़ होके, मजबूत होके एक रॉड के शेप में आ जाती हैं। ये उस तरह धागे की तरह उलझी रहेंगी, जैसे हमारा ईयरफोन ऐसे फेंका रहता उलझा हुआ, वैसे उलझी रहेंगी न्यूक्लियस के अंदर। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तब यह एक रॉड के रूप में आ जाती हैं, और जब यह रॉड के रूप में आ जाती हैं तो दो ऐसे रॉड मिलकर एक पेयर क्रोमोसोम बनाते हैं। तो क्रोमोसोम कभी अकेला नहीं होता, उसमें हमेशा जो होता है पेयर में ही क्रोमोसोम रहेगा। याद रखिएगा ये चीज, अकेला अगर क्रोमोसोम होगा तो कोई ना कोई वो सिंड्रोम हो जाएगा। दो हमेशा वो पेयर में रहेगा, या तीन हो गया, या सिंगल हो गया, ट्राइसोमी या मोनोसोमी हो गया, तो कोई ना कोई डिजीज लेकर आएगा। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं अपना, कौन सी डिजीज बोल सकते हैं उसे आप, जेनेटिक से संबंधित डिजीज बोल सकते हैं आप। जन्मजात रोग होते हैं जिन्हें हम कॉन्जेनिटल डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे अपना टर्नर सिंड्रोम हो गया, और अपना क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम हो गया, केलिन-फेल्टर सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया। ये सब जो है क्रोमोसोम के लैक होने की वजह से सारी डिजीजेस होती हैं। आगे चलते हैं, यह क्रोमोसोम का पेयर कहां से आया, केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क था सेल डिवीजन के टाइम वह एक दृढ़ रॉड के रूप में आ गया, एक छड़ की तरह बन गया। दो छड़ें मिलकर एक पेयर क्रोमोसोम बनाती हैं, और जब इस क्रोमोसोम के नेटवर्क को हम ऐसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर इसको और हम करेंगे ऐसे, तो ऐसे जब हम करेंगे तो फिर ऐसे 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 बन जाएगा। फिर ध्यान से देखेंगे तो इसमें डंडे लगे पड़े हैं। ये डंडे क्या कहलाते हैं, ये डंडे जो होते हैं ये नाइट्रोजन बेस के बने होते हैं। ये जो है हमारा डीएनए है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क है बेसिकली क्या है, वह हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से निर्मित होता है, और एक धागे नुमा की तरह, धागे नुमा संरचना यानी थ्रेड लाइक
स्ट्रक्चर की तरह उलझा हुआ न्यूक्लियस के अंदर होता है। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो यह धागे नुमा क्रोमेटिन नेटवर्क जो है एक दृढ़ होकर कंसोलिडेट होकर मजबूत होकर राड की तरह बन जाता है। और जब और एक राड को हम बोलते हैं एक सिंगल क्रोमोसोम, और जब दो क्रोमोसोम मिल जाते हैं तो वह पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है। और हमेशा हम यही पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही होते हैं। यह हमको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। क्रोमोसोम को जब हम नीचे से खोलेंगे, ऐसे खींचेंगे, तो यह एक बढ़ती हुई संरचना हमें मिलेगी, जिसमें यह जो है डबल हेलिकल संरचना होगी। यही होगा डीएनए। और डीएनए का एक छोटा सा जो पार्ट होगा वह कहलाता है जीन। और एक जीन जो होता है किसी विशेष गुण धर्म को दर्शाता है। जैसे किसी इंसान का अगर यह डीएनए है और इसका यह जीन ले लेते हैं तो यह जीन दिखाएगा कि उसके बाल जो हैं काले होने चाहिए, घने मुलायम काले बाल। ये जो है तेल का प्रचार भी करेगा। बहुत लोग तेल का प्रचार किए, बाद में देखने में आ रहा है कि आदिवासी तेल भी आ चुका है एक। वो लोग अमेरिका में भी तेल बेच रहे हैं, सबको पीछे छोड़ दिए। और बड़े बड़े घुंघराले लंबे लंबे बाल लेकर आ गए कि हमने ये जड़ी बूटी से बनाया है भैया, बहुत बढ़िया तेल है। पता चल रहा है सारी मार्केट वो अब पीटने वाले हैं। जो भी हो, समय समय की बात है, हर कोई आता है, हर किसी का एक दौर होता है। चलिए, तो यह जीन स्पेशली जिम्मेदार है किसी के ब्राउन हेयर के लिए, किसी के गोल्डन हेयर के लिए। हो सकता है कि कोई और जीन का टुकड़ा किसी की आंखों का कलर डिसाइड करे, किसी और जीन का टुकड़ा जो होता है उनका जो है स्किन का कलर डिसाइड करे, कोई और जीन का टुकड़ा उनकी लंबाई को निर्धारित करता हो, कोई और जीन का टुकड़ा उनके इंटेलिजेंस को दिखाता हो। तो ये जीन जो है करीब करीब 25 से 30 हजार जीन अभी तक खोजे जा चुके हैं। और माना जाता है कि जो जीनोम प्रोजेक्ट लाया गया था उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में करीब करीब जो होता है डीएनए में 25 से 30 हजार जीन होते हैं। और ह्यूमन शरीर के अंदर होने वाले हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक घटना के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। इंसान की आवाज कैसी होनी चाहिए, मेरी आवाज लता मंगेशकर जैसी क्यों नहीं है? मैं मोहम्मद रफी की जगह बोलना चाहता था, पर इस पर्टिकुलर जीन की तरह मेरी आवाज कौवे जैसी हो गई है। तो इस जीन को हटा के अगर एडिट किया जाएगा और यहां पे उस जीन को लाके लगा दिया जाए जिसकी वजह से आवाज बहुत सुरीली हो, तो इसे बोला जाएगा जीन एडिटिंग। समझ रहे हैं? किसी की आवाज खराब हो, कौवे जैसी हो, कहे कि मुझे आवाज चाहिए, बहुत अच्छी आवाज चाहिए सोनू निगम जैसी, तो सोनू निगम की आवाज को निर्धारित करने वाला जो जीन का टुकड़ा है उसे लाकर उसके डीएनए में अगर लगाया जाए तो फिर जो उसके बच्चे होंगे हो सकता है उनकी आवाज सोनू निगम जैसी होगी। जब आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब इसको बहुत ही आनंद लेकर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं। यह जीन एडिटिंग आप समझ चुके होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे मैंने सरल भाषा में बताने की कोशिश किया। तो यह डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो होता है जीन कहलाता है। जीन ही होता है जो हमारे पर्टिकुलर गुणों को निर्धारित करता है, जैसे स्किन का कलर, आंखों का कलर, बालों का कलर, ठीक है, हमारी आवाज हो गया, हमारी नाक की लंबाई, कान की लंबाई, शरीर का ढांचा, हड्डियों की डेंसिटी, सब कुछ ये डिसाइड करेगा। किसी बीमारी के प्रति प्रो हैं, किसी बीमारी से बच सकते हैं, किसी खास तरह का एंजाइम कैसे बन रहा है, ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन बन रहे हैं क्यों बन रहे हैं, सब कुछ जीन से निर्धारित होता है। मॉडर्न जो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी ब्रांच ऑफ स्टडी है। चलिए, तो यह हो गया क्रोमेटिन नेटवर्क। यहां तक आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से निर्मित धागे नुमा संरचना होती है जो हमारे डीएनए में होती है, जो हमारे डीएनए में पाई जाती है। यह उलझा हुआ धागे की तरह पड़ा रहता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो यह धागे नुमा क्रोमेटिन नेटवर्क सुदृढ़ होकर एक राड नुमा संरचना बना लेता है, जो बाद में दो राड नुमा ऐसी संरचनाएं मिल जाती हैं तो कहते हैं एक पेयर क्रोमोसोम है, और जब अकेला रहता है तो हम कहते हैं सिंगल क्रोमोसोम है। यहां तक क्रोमोसोम सभी का क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्रोमोसोम क्या क्या होता है? क्रोमोसोम को अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम ही डिसाइड करता है। क्रोमोसोम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम देखेंगे तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम हमेशा केंद्रक में ही पाया जाएगा। बिल्कुल, जब क्रोमेटिन नेटवर्क ही हमारा न्यूक्लियस के अंदर है तो वहीं पर यह भी रहेगा, ठीक है। इसमें डीएनए और जीन होते हैं, वो तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। गुणसूत्र हमेशा जोड़े में ही रहेंगे। मानव शरीर में 23 जोड़े होते हैं। अब देखिए, यह 23 जोड़े होते हैं, इसको मेजर कैसे किया जाता है? ठीक है, मेजर करने का जो तरीका होता है, एक ग्राफ बनाया जाता है जिसमें बड़े वाले क्रोमोसोम को पहले रखा जाएगा। एक पेयर होगा जो सबसे बड़ा होगा पहले नंबर पे, उससे छोटा वाला दूसरे नंबर पे, उससे छोटा वाला तीसरे नंबर पे। जो हम कह देते हैं कि 23वां जोड़ा ही डिसाइड करेगा बच्चे का जेंडर।
तो 23वां जोड़े पे तो ठप्पा कोई लगा नहीं है कि भाई ये क्रोमोसोम पेयर नंबर 13 यही डिसाइड करेगा कि बेबी का क्या नाम है, जेंडर क्या होगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो जब क्रोमोसोम को देखा गया, जोड़ों को देखा गया, तो सबसे बड़ा वाला सबसे पहला नंबर, भाई सबसे बड़ा है उसे पहला नंबर नहीं देंगे तो वो तो बड़ा है, पहले वही होगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो 23वां पेयर जो क्रोमोसोम का बचेगा वो सबसे छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम लोगों ने कह दिया यह XY क्रोमोसोम है। महिला और पुरुष में 22 जोड़े क्रोमोसोम एज इट सेम टू सेम होता है, ठीक है, सेम टू सेम होता है 22 जोड़ा। 23वां जोड़ा जो सबसे छोटा होता है वही डिफरेंस होता है। मेल के अंदर के मेल के अंदर का जो 23वां जोड़ा है उसे XY क्रोमोसोम बोला गया, और जो महिला के अंदर 23वां जोड़ा होता है उसे XX बोला गया, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें, अब यहां पे देखें तो यह अगर मेल का है, यह मेल है, यह फीमेल है, यानी कि पिताजी का यह, माताजी का यह। पिताजी का जो होगा हमेशा XY होगा, और माताजी के पास कोई ऑप्शन नहीं, XX ही होगा, ठीक है। गांव में तो पहले तलाक हो जाते थे, नई बहू आई, अगर सासू माँ को पोता या ग्रैंडसन नहीं मिला, तलाक दे दो इसको, इसने तो कुल की नाक कटा दी, बेटी जन्म दे दिया। हो गया था भैया, हमारे बहुत क्लोज में हुआ है, तब हम बता रहे हैं आपको। इस तरह के केसेस हुए हैं, बहुत पुराने पुराने केसेस हैं, बड़े निराले निराले लोग थे। साइंस नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा ना। अब देखिए, जब यहाँ पे होगा इस मेल का यानी पिताजी का, और ये माताजी के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, XX है, तो पिताजी का Y, माताजी का X, यानी बन गया XY। ये हो जाएगा बॉय बेबी, ये बच्चा जो है बॉय हो जाएगा, लड़का होगा। पिताजी का X, माताजी का X, ठीक है, पिताजी का X, माताजी के पास तो XX ही है, यह X, ये XY। हर हाल में बेटा होने के लिए जिम्मेदार कौन है, पापा जी का Y क्रोमोसोम है। XX मिलेंगे तो लड़की ही होगी, और माताजी के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो बेटा या बेटी पैदा होगा, इसके पीछे सीधे सीधे पिताजी के जो क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं, ना कि माताजी के पास। माताजी के पास तो एक ही चॉइस है, X और X, इसलिए महिलाओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। तो हमारा निवेदन है उन सासू माताओं से जो महिलाओं को कहती हैं तुमने हमें ग्रैंडसन नहीं दिया, तुम अच्छी बहू नहीं हो, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह हो गया, आप समझ गए होंगे कि जब XY गुणसूत्र मिलता है तो नर शिशु यानी मेल बॉय होगा, और जब XX गुणसूत्र मिलेंगे तो कन्या शिशु यानी कि बेबी गर्ल होगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आ जाएंगे न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होता है सिर्फ और सिर्फ राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहली बार डीएनए को न्यूक्लियस में खोजा गया, इस एसिड को सबसे पहली बार न्यूक्लियस में खोजा गया, इसीलिए इसे हम लोग न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। बाद में आरएनए डीएनए दोनों आ गए सामने कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अगर डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमेशा किसी भी सेल के न्यूक्लियस में पाया जाएगा और उसके माइटोकांड्रिया के अंदर पाया जाएगा। माइटोकांड्रिया के अंदर जो पाया जाता है उसे बोला जाता है माइटोकांड्रियल डीएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे कि कोई संतान जो होती है वह माता की ज्यादा होती है या पिता की ज्यादा होती है, तो आप ध्यान रखिए यह कहा जाता सकता है कि साइंटिफिकली जो है मदर के अंश उसमें ज्यादा होंगे। जैसे मदर का जो है, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। खैर चलिए, बायोटेक्नोलॉजी की बातें हैं, वहां पे बात करेंगे इसके बारे में। बायोटेक्नोलॉजी का जो अगला लेक्चर आएगा उसमें इन सब चीजों के ऊपर हम बात कर लेंगे। चलिए तो डीएनए के बारे में बात करते हैं। डीएनए के बारे में जब हम बात करते हैं तो डीएनए पाया जाता है कहां पर, या तो न्यूक्लियस में पाया जाएगा या तो माइटोकांड्रिया में पाया जाएगा। माताजी का प्रभाव बच्चों पे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि माताजी का जो ओवम होता है, यानी कि जो प्रजनन कोशिका होती है, ओवम यानी अंडाणु होता है, उसमें न्यूक्लियस भी होता है और उसमें माइटोकांड्रिया भी होता है। पिताजी का जो प्रजनन कोशिका जो होती है, जिसे बोला जाता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, उसका सिर्फ न्यूक्लियस ही प्रजनन में पार्टिसिपेट करेगा, फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो पिताजी की तरफ से न्यूक्लियस का ही डीएनए शामिल होगा, जबकि माताजी की तरफ से माताजी के ओवम का जो है न्यूक्लियस का भी
ओवम के न्यूक्लियस का भी डीएनए और ओवम के माइटोकांड्रिया का भी शामिल होता है, माइटोकांड्रिया का डीएनए दोनों शामिल होते हैं। इसी वजह से मदर का प्रभाव जो है ज्यादा माना जाता है। सरल भाषा में अगर मैं कहूं, दूसरे शब्दों में मैं समझा ही देता हूं, यह एक ओवम है, यह एक ओवम है, ये जो है एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का जो है सेंटर जो है यही शामिल होगा, और ओवम का माइटोकांड्रिया भी शामिल है, न्यूक्लियस भी शामिल है प्रजनन में। यानी कि बच्चे को जो फॉर्म करने में पिताजी के स्पर्म का जो है न्यूक्लियस शामिल होगा, न्यूक्लियस का डीएनए, यानी न्यूक्लियस का डीएनए यहाँ पे हो जाएगा, और माताजी का न्यूक्लियस का भी डीएनए होगा और माइटोकांड्रिया का भी डीएनए होगा। तो माताजी का ज्यादा हो जाएगा डीएनए, यही वजह है। 3 पेरेंट बेबी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। आगे जब हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में तब वहां इसके बारे में बातें करेंगे। चलिए डीएनए के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है एक तरह का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि डीएनए ऐसे सूक्ष्म बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे जैव अणु होते हैं जो कि हमारे जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यानी कि पेरेंट्स से उनके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी उनके पूर्वजों से या अपने फोरफादर से, एंसेस्टर से या पेरेंट्स से जो आने वाली जनरेशन होती है वहां तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक मटेरियल को पहुंचाने का काम किसका होता है? वह काम होता है डीएनए का। डीएनए अणुओं का ऐसा समूह है जो आनुवांशिक निर्देश या वंशानुगत पदार्थों को माता पिता से संतान तक ले जाता है। ठीक है, तो डीएनए को अगर एक लाइन में डिफाइन करना है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड आर दोज बायोमॉलिक्यूल which carry forward genetic instruction and genetic material from parent to their offspring or their children, उनके बच्चों तक या उनकी संतानों तक पहुंचाता है अनुवांशिक निर्देशों को और वंशानुगत पदार्थों को। क्लियर है यहां तक? इसके बाद डीएनए के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर जानकारी ले लेते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मीसर ने किया था। डीएनए का जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जैसे गांव में होता है, बांस की सीढ़ी होती है, बांस की सीढ़ी को अगर पकड़ के ऐंठ दे दो बच्चे, ऐसे घुमा दे बाहुबली टाइप के, यानी भरलाल देव और बाहुबली, अमरिंदर बाहुबली, एक तरफ से एक अपनी बांस को पकड़ा, एक तरफ एक सीढ़ी को ऐसे है, लकड़ी की जो बांस की सीढ़ी होती है, दोनों उल्टी दिशा में घुमा देंगे तो ऐसे कुछ ऐसे हो जाएगी, बांस की सीढ़ी कुछ इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस शेप में आ जाएगी। ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहां पे आपको लगा है कि दोनों एक साथ चिपक गए हैं, ऐसा है नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे बांस की सीढ़ी है और बीच बीच में डंडे लगे हैं। ठीक है, ये जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यह इसका बैकबोन है, बैकबोन यानी इसका स्ट्रक्चर है, और बीच बीच में जो है ये डंडे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बीच बीच में जो डंडे हैं इन्हीं को बोला जाता है नाइट्रोजन बेस के बने हुए बॉन्ड हैं। ठीक है, इन्हें न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बोला जाता है। यह न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड है जो नाइट्रोजन बेस से बने हैं, और ये जो किनारे किनारे पट्टी है, यह पट्टी जो है सुगर और फास्फेट से मिलकर बनी है। तो यह डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का किसने दिया था? यह दिया था वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जो है दोहरी पेंचदार या दोहरी संरचना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। डीएनए केंद्रक में और माइटोकांड्रिया में पाया जाता है, यानी जिस कोशिका में न्यूक्लियस, यानी जिस सेल में न्यूक्लियस या माइटोकांड्रिया नहीं होगा उस सेल के अंदर डीएनए नहीं होगा। जैसे हमारी रेड ब्लड सेल्स में जो होता है आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस और माइटोकांड्रिया नहीं होता है। इस वजह से हमारी आरबीसी की जांच पड़ताल करके हमारे डीएनए की इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती। प्लेटलेट्स के भी साथ ऐसा है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी जो है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसीलिए अगर ब्लड सैंपल लिया जाएगा डीएनए जांच के लिए तो उसमें जो काम की चीज है वह डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि आरबीसी के अंदर डीएनए नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइटोकांड्रिया भी नहीं है, उसमें न्यूक्लियस भी नहीं है। क्लियर?
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है अगर डीएनए चाहिए तो डीएनए के लिए हमको ऐसी सेल ढूंढना पड़ेगा जिसमें न्यूक्लियस हो या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो या दोनों हो। यहां तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आगे अगर पूछा जाए कि प्लांट सेल में डीएनए कहां होता है, तो प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी के अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो बैकबोन है इसका, ये जो ढांचा है, यह ढांचा बना होता है किससे, यह बना होता है सुगर से, सुगर और प्लस फास्फेट से, सुगर और फास्फेट से बना होता है। ये ढांचा जो है सुगर और फास्फेट से बना होता है। और ये जो बीच में डंडे होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बोलते हैं, यह बने होते हैं नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस से बने होते हैं बीच बीच के डंडे। क्लियर है, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। आगे इसी चीज को बताया गया है कि ये नाइट्रोजन क्षार के जो ये डंडे हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बोलते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, कैसे बने होते हैं, इसके ऊपर आगे हम इस डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। आ जाइए आगे देखते हैं। ये है हमारा डीएनए, डीएनए में नाइट्रोजन बेस है, सुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबो सुगर इस्तेमाल की गई है, और यह हो गया फास्फेट। ठीक है, डीऑक्सीराइबो सुगर और फास्फेट, ये तीन जो है ये कंपलसरी चीजें हैं डीएनए के निर्माण में। नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस, सुगर यानी चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट यानी डीऑक्सीराइबो सुगर, और ये फास्फोरस का एक यौगिक होगा फास्फेट। क्लियर हो गया यहां तक। अब नाइट्रोजन बेस जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन भी दो तरह के नाइट्रोजन बेस से बना होता है, एडिनिन और गुआनिन से प्यूरिन बनता है। प्यूरिन जो है एक टाइप है नाइट्रोजन बेस का। ठीक है, और यहां पे नाइट्रोजन बेस का दूसरा कैटेगरी पिरिमिडिन, जिसमें होता है साइटोसिन और थाइमिन। अगर हमको डीएनए को आरएनए में बदलना है तो हमको सबसे पहले डीऑक्सीराइबो सुगर की जगह 5 यानी पेंटाराइबो सुगर करना पड़ेगा। पेंटाराइबो सुगर अगर कर दें, पेंटाराइबो सुगर कर दे। अगर डीएनए को आरएनए में बदलना है, डीएनए को अगर आरएनए में बदलना है तो हम नाइट्रोजन बेस को रहने देंगे, यहां थाइमिन की जगह यूरेसिल कर देंगे। यूरेसिल कर दिया और इस सुगर की जगह डीऑक्सीराइबो सुगर की जगह पेंटाराइबो सुगर कर दिया। ये बन गया पूरा का पूरा डीएनए। डीएनए से आरएनए बन गया। तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है रिवर्स, उसे बोला जाता है क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए जो है ट्रांसलेशन करता है तब प्रोटीन बन जाता है। आरएनए जो है ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें समझ में आ गया डीएनए के नाइट्रोजन बेस में दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के भी दो तरह के हो जाते हैं, एडिनिन गुआनिन, और पिरिमिडिन के साइटोसिन और थाइमिन। कुल मिलाकर ये 4 तरह के जो है नाइट्रोजन बेस हैं जो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड। तो न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड की स्पेलिंग BOND हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड ये बनाते हैं ये चारों तरह के नाइट्रोजन बेस। और जो होता है यह राइबो, डीऑक्सीराइबो सुगर जो होती है, डीऑक्सीराइबो सुगर जो है यह बनाती है डीएनए। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। एडिनिन गुआनिन जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाते हैं, और डीऑक्सीराइबो सुगर और फास्फेट, इससे बनता है ढांचा जिसे बोला जाता है बैकबोन डीएनए की। यानी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में दोनों तरफ के जो ढांचे हैं वह किससे बनते हैं, वह फास्फेट और डीऑक्सीराइबो सुगर से बनते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे अब आरएनए के बारे में बात की जा रही है। आरएनए के बारे में बात किया गया तो आरएनए कहां पाया जाता है, तो आरएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा होता है। पहला पॉइंट, आरएनए जो होता है साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा होता है। लेकिन उसके पहले हम डीएनए का एक फोटो देख लेते हैं। डीएनए का फोटो देखते हैं। ये देखिए डीएनए है, देखिए डीएनए का ये जो बैकबोन है ये किससे बना है, ये बना है, ये देखिए सुगर यानी डीऑक्सीराइबो सुगर और फास्फेट से मिला हुआ ये बैकबोन है। और जो इसके बेस पेयर होते हैं यानी जिसे हम न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बोलते हैं, वह एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन से मिलकर बने होते हैं। इसको आप देख सकते हैं। यूएस नेशनल लाइब्रेरी का बहुत बहुत धन्यवाद।
यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से यह फोटो हमको मिला है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, जिससे हम कुछ लें उन्हें जरूर थैंक यू कहना चाहिए। एजुकेशनल पर्पज से यह डाला गया था, हमने इसका इस्तेमाल किया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे अब आ जाते हैं हम लोग अपना आरएनए पर बात करते हैं। आरएनए के बारे में देख लेते हैं। आरएनए का क्या होता है? आरएनए जो होता है बिखरा होता है। कहां बिखरा होता है? कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में। आरएनए का एक टाइप होता है। आरएनए देखिए 3 तरह के होते हैं। एमआरएनए, एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और टीआरएनए। टीआरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए। 3 तरह के आरएनए हैं। अगर इसमें हम बात कर दें जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, आरआरएनए बोले तो आरआरएनए, इसका निर्माण कहां पे होता है? इसका निर्माण जो होता है यह कोशिका है। कोशिका के अंदर यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है एक संरचना होती है जो जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर जो है आरआरएनए पाया जाएगा। आरआरएनए इसके अंदर बनता है। यह हो गया हमारा न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया। केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर केंद्रक के अंदर जो ए वाला हिस्सा है इसे बोला जाता है केंद्रिका। केंद्रिका बोले तो न्यूक्लियोलस। इसके अंदर आरआरएनए बनता है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्या बनेगा? स्मॉल आर फिर कैपिटल आरएनए, आरआरएनए इसके अंदर बनता है। तो 3 तरह के आरएनए हो गए। कौन कौन से? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। ठीक है। तो आरएनए की संरचना कैसी होती है? सिंगल हेलिकल होती है। यह बड़ी अच्छी बात कही आपने। सिंगल बोले तो ऐसे जो होता है, सिंगल अब दिखाई देते हैं, छोड़िए कौन जाए इतनी मेहनत करे। अब सिंगल हेलिकल, एक ही बांस का डंडा है, उसमें जो है बॉन्ड लगे हुए हैं, सिंगल हेलिकल होता है। ठीक है, सिंगल हेलिकल होता है आरएनए। आगे चलते हैं, आरएनए के बारे में बात करते हैं। तो आरएनए में क्या क्या होता है? आरएनए जो होता है सिंगल हेलिकल होता है। आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए क्या है फिर? आरएनए जो है प्रोटीन बनाने के काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए जो होता है वह काम आता है। प्रोटीन सिंथेसिस में आरएनए काम आता है। आरएनए जो है वह जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए प्रोटीन बनाने के काम आता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है। देखिए जो हमारा वायरस होता है, वायरस का जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, वायरस का अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वायरस में क्या क्या होता है? वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे तो वायरस में क्या क्या होगा? वायरस का एक कोर होता है। वायरस का एक कोर होता है, बना देते हैं इसको हम। यह एक कोर है, ठीक है, वायरस का कोर है। इसके अंदर इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। यह हमेशा या तो डीएनए होगा या तो यह आरएनए होगा। ठीक है। इसके ऊपर ये जो खोल बना है इसे कैप्सिड बोला जाता है। इसके ऊपर एक एनवलप है, यही होता है बेसिक स्ट्रक्चर। यह जो है इसे कैप्सिड बोला जाता है। थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं। अब एक कैप्सिड है। एक कैप्सिड जो होता है हमेशा, जो एक कैप्सिड जो होगा हमेशा प्रोटीन का खोल होता है। यह हमेशा प्रोटीन का खोल होता है। इसके ऊपर जो ये रेड कलर का आप देख रहे हैं इसे एनवलप बोला जाता है। एनवलप बोला जाएगा। एनवलप बोले तो लिफाफा। और लिफाफा क्या होता है? यह होता है लिपोप्रोटीन से। लिपोप्रोटीन से बना होता है। लिपोप्रोटीन का मतलब हो जाएगा डबल पी होगा ना लिपोप्रोटीन में, सॉरी एक ही होता है ना, लिपोप्रोटीन में एक ही पी होगा। ये हो गया लिपोप्रोटीन। लिपो मतलब हो गया लिपिड। लिपिड बोले तो हो जाता है फैट। तो फैट यानी तेल। आप खुद सोचिए अगर आपके हाथ में तेल या घी लगा हो तो आप साबुन से धुलेंगे कि नहीं? तभी साफ होगा ना। आप देखे होंगे कोविड के टाइम पे बोला जाता था हाथ को साबुन से धुलिए, डिटर्जेंट के घोल से धुलिए, एल्कोहल से धुलिए, सैनिटाइजर से धुलिए। सैनिटाइजर में एल्कोहल ही होता था। तो जो फैट अगर आपके हाथ में तेल लगे तो आप साबुन से धुलेंगे ना। तो ये देखिए ये जो वायरस है इसका जो एनवलप है, खोल जो है वह लिपोप्रोटीन का है। जैसे ही आप साबुन से धुलेंगे लिपो अलग प्रोटीन अलग, या खोल जो है टूट जाएगा। जब ये खोल टूट जाएगा तो वायरस मर जाएगा। वायरस का जो है यह ऊपरी खोल है लिपोप्रोटीन का होता है। ठीक है, यह लिपोप्रोटीन का बना होता है। क्लियर?
इसके ऊपर छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जो इसको मदद करती हैं अपने होस्ट बॉडी को, यानी कि एनिमल को जिसके ऊपर इसे सवार होकर घूमना है, ये ग्लाइकोप्रोटीन का होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का होता है। समझ गए? तो यह जो है जेनेटिक मटेरियल होगा, यह डीएनए या आरएनए होगा। कोई वायरस अगर इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर उस सामान्य तौर पर एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाले जितने वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सामान्य तौर पे जितने वायरस प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन यानी अब समझिए, प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाला वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा और इंसानों को या एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाले जेनेटिक मटेरियल का इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ऐसा वायरस जो इंसानों को नुकसान पहुंचाए एक्सेप्शनली और उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो तो उसे रेट्रोवायरस बोला जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, रेट्रोवायरस कौन से वायरस होते हैं? रेट्रोवायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है, वो रेट्रोवायरस कहलाते हैं। सामान्य तौर पे एनिमल को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सामान्य तौर पर प्लांट को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कोविड वायरस हो गया, एड्स का वायरस हो गया, इनका जो है जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। ऐसे वायरस की वैक्सीन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक क्या बोलते हैं इसको, ये आगे चलते हैं। क्या हो गया? आरएनए का सिंगल हेलिकल हो गया, ठीक है। विषाणुओं, कुछ पादप विषाणु में आनुवांशिक मटेरियल होता है। सामान्य तौर पर आरएनए जो होता है कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ एक्सेप्शन है कुछ वायरस, वो भी प्लांट वायरस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आरएनए का जो दिखाया गया स्ट्रक्चर, आरएनए में नाइट्रोजन बेस होता है। आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस हो गया, सुगर हो गया, यानी 5 यानी पेंटाराइबो सुगर का इस्तेमाल होगा। और यहां पे ये चीनी की जगह सुगर ही लिखिए, चीनी कुछ लग रहा है कॉमन हो गया है, बस मैं भी इसको सुकर लिख रहा हूं। 2 मतलब हो गया इसका। सुकर मतलब धन्यवाद होता है, शुक्र, ठीक है, थैंक यू, थैंक गॉड, शुक्रिया। और एक सुकर का मतलब सुअर भी होता है, जंगली हो भी, ठीक है। ये हो गया सुगर, ठीक है। जैसे आप देखेंगे अरबी में अल शुक्र बोला जाता है, वहाँ पे धन्यवाद किया जाता है, ठीक है। चलिए हो गया है 5 पेंटाराइबोसुगर, 5 को पेंटा बोला जाता है ग्रीक भाषा में। तो इसे पेंटा सुगर फास्फेट से जो मिला, ये जो ढांचा होता है कुछ इस तरह हो जाता है, ये पट्टी जो होती है कुछ इस तरह हो जाती है। ये जो ढांचा है किससे बना है? यह पेंटा सुगर, इसी की जगह 5 लिख दिया गया है। पेंटा सुगर प्लस फास्फेट से बनती है, यह बनती है। और इसमें ये जो डंडे निकले होते हैं, इसके अंदर जो ये डंडे होते हैं इस साइड से, ठीक है, इस साइड से निकले हुए होते हैं, ये जो डंडे होते हैं ये किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन बेस से। और इस नाइट्रोजन बेस की कैटेगरी थोड़ा सा डीएनए से अलग हो जाती है। इस नाइट्रोजन में प्यूरिन होता है, पिरिमिडीन होता है। प्यूरिन के जो होते हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यहां डीएनए में थाइमिन था, उसकी जगह यह यूरेसिल है। तो यहां पे जो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस इस्तेमाल किए जाते हैं, 3 तो आयोजित डीएनए की तरह होते हैं, चौथा जो है थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी अगर हमको जो है आरएनए को डीएनए में बदलना है, अगर आरएनए को हमें डीएनए करना है, तो यहां पे नाइट्रोजन बेस में यहां पे हम थाइमिन लिख देंगे और थाइमिन कर देंगे, और ये पेंटाराइबो सुगर की जगह डीऑक्सीराइबो सुगर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा? आरएनए जो है डीएनए में बदल जाएगा। तो आरएनए से डीएनए में बदलने के लिए नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल की जगह थाइमिन कर देंगे और पेंटा सुगर की जगह डीऑक्सीराइबो सुगर कर देंगे, तो यह हमारा जो आरएनए है डीएनए में बदल जाएगा। और डीएनए को आरएनए में बदलना है तो थाइमिन की जगह हम क्या कर देंगे? यूरेसिल कर देंगे, और ये डीऑक्सीराइबो सुगर की जगह पेंटाराइबो सुगर कर देंगे। हमारा जो है डीएनए जो है आरएनए में बदल जाएगा। इसी प्रक्रिया को इधर समझाया गया है। कैसे समझाया गया है? ध्यान से देखिएगा।
इसी प्रक्रिया को समझाया गया यहां पे। डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके हम आरएनए में बदलते हैं, आरएनए का जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो डीएनए में बदल जाता है, और यह आरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया करके प्रोटीन बनाता है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ डीएनए के बारे में देख लेते हैं। टाइप ऑफ डीएनए के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो ये 3 तरह का होता है, सॉरी आरएनए जो है 3 तरह का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। एमआरएनए का मूल काम क्या होता है? ये टोटल आरएनए का 3 से 4% होता है, और डीएनए में कोडित सभी एमआरएनए जो होता है सभी इंफॉर्मेशन को कहां पर लेकर जाता है? सभी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए जो होता है प्रोटीन जहां बन रहा है यानी राइबोसोम के पास लेकर जाता है। इसको थोड़ा सा समझिए। ये जो है सेल है, सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है, और यह जो है राइबोसोम है। राइबोसोम को आर कर दिया हमने, ठीक है, और यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से सारी इंफॉर्मेशन को लेकर कौन आएगा? एमआरएनए। एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए जो है सारी की सारी डीएनए में कोडित सभी इंफॉर्मेशन सूचनाओं को लेकर प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी कि प्रोटीन जहां बन रहा है यानी राइबोसोम तक लेकर कौन आता है? डीएनए यहां से लेकर यहां तक आता है, ठीक है। आरआरएनए, ठीक है, सॉरी एमआरएनए जो है सारा का सारा इंफॉर्मेशन, कोड का इंफॉर्मेशन लेकर राइबोसोम के पास आ गया। बोला कि आपको कमांड दिया जा रहा है कि आप इस तरह का प्रोटीन बनाइए, लेकिन राइबोसोम कुछ नहीं समझता है, कोई कोड नहीं समझता, इसकी रीजनिंग खराब है। तो यहां पे जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है, यह टोटल आरएनए का करीब करीब 80% होता है सेल के अंदर। यह आरआरएनए जो होता है यह राइबोसोम के आसपास ही रहता है, जुड़ा होता है, और यह बताता है कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। जो कोड आया है किस तरह का प्रोटीन बनाना है, यही उसे डिकोड करके आरआरएनए जो है उस कोड को डिकोड करके राइबोसोम की मदद करता है। अब राइबोसोम समझ चुका है कि न्यूक्लियस से किस तरह का प्रोटीन बनाना है, लेकिन उसे प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अमीनो एसिड। यह अमीनो एसिड टीआरएनए, इधर उधर टीआरएनए भटक रहा है। पूरा साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग तरह जगहों पर अमीनो एसिड बिखरे पड़े हैं, अलग अलग तरह के 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, सब बिखरे पड़े हैं। अब यहां पे कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है? यह टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए वो सारा अमीनो एसिड लाकर इसे दे देता है, और राइबोसोम जो है वह प्रोटीन बना देगा, क्योंकि राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल। तो ओवरऑल ये जो हमारा चैप्टर था आरएनए से संबंधित, डीएनए से संबंधित और गुणसूत्र क्रोमोसोम से संबंधित, इसको हम कर चुके हैं। पूरा सेल का चैप्टर हमने समझा दिया है। एक बार वीडियो को देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए और सोचिए किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। आप जब भी पढ़िए यह जरूर देखिए कि यहां से किस तरह का क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है। विचार करिए, उसी हिसाब से दिमाग में इसको अपने आप स्टोर करिए, याद करिए, मेमोराइज करिए और अच्छे से पेपर लिखिए। अधिक से अधिक मेहनत करिए, सेलेक्ट होइए। हम ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। टारगेट फॉर आईक्यू आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप लोग बेहतर करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। टारगेट फॉर आईक्यू के सारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, बिहार पीसीएसजे का मेंस का बैच चल रहा है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक से अधिक फायदा उठा सकते हैं और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।